हाय। इस वीडियो में कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो दोनों टॉपिक एक ही हैं, पढ़ते हैं। आपको ये पता है हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, आपको ये पता है इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर बनाता हूँ m1 v1 वेलोसिटी से। ये बिफोर कोलिजन की पिक्चर बनाई जा रही है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है m2 जो v2 वेलोसिटी से चल रहा है, सच दैट v1 ज़्यादा है v2 से। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं सर? इनिशियली जो सिस्टम का मोमेंटम होगा, तो सिस्टम का मोमेंटम यहाँ पे कितना है, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, बिफोर कोलिजन जो सिस्टम का मोमेंटम है, सिस्टम मतलब दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम है, वो m1 v1 प्लस m2 v2 है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है यहाँ पर? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है v1 माइनस v2। अब मैं आफ्टर कोलिजन की पिक्चर बनाता हूं। तो आफ्टर कोलिजन में ये m1 मास कुछ v1 डैश से मूव करने लगेगा कोलिजन के बाद, और ये m2 मास कुछ v2 डैश से मूव करने लगेगा। और यहां पर मैं p सिस्टम लिख लेता हूं। तो टोटल मोमेंटम होगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा p सिस्टम आफ्टर कोलिजन। और यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये v2 डैश ज़्यादा हो जाएगा v1 डैश से, और ये हो जाएगा v2 डैश माइनस v1 डैश। अब क्योंकि ये कोलिजन है, तो मोमेंटम कंजर्व करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई मोमेंटम कंजर्वेशन की मदद से। ठीक है, और दूसरी बात, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो मैं E की वैल्यू 1 ले लूंगा, और यहां पर मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि E क्या होता है, v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच, और उसकी वैल्यू है 1। तो यहां से मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गई। तो आप देख लो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v2 डैश माइनस v1 डैश। तो ये हो गया v2 डैश माइनस v1 डैश इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है v1 माइनस v2। तो यहां से मुझे ये सेकेंड इक्वेशन मिल चुकी है इलास्टिक कोलिजन की मदद से। तीसरा एक मैं और इक्वेशन लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली। ये सिस्टम के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, इस बात को आप याद रखें कि ऐसा कभी भी नहीं बोला जाता कि बॉल्स की या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बराबर रहती है इलास्टिक कोलिजन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और फाइनली, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, सिर्फ मैं ये बोल सकता हूँ सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बराबर रहती है। पार्टिकल्स की हो सकता है बराबर हो सकता है ना हो, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये 100% है कि अगर वो इलास्टिक कोलिजन है तो सिस्टम की बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। तो यहाँ पे ये तीसरी, यहाँ से एक इक्वेशन मैं बना सकता हूँ, दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। यहाँ से एक और इक्वेशन मेरे पास आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से मेरे पास 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। अच्छा, इसमें मैं पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जाऊँगा। ठीक है, और जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ से एक v1 डैश की वैल्यू निकालनी है, एक v2 डैश की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करें और v1 डैश और v2 डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करें। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को लिख देता हूँ। आप जब निकालोगे v1 डैश की वैल्यू आएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2, और v2 डैश की वैल्यू आएगी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू
v2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम हेड ऑन पार्शियल इलास्टिक या हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बातें करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कस किया था और आपको दो फॉर्मूले याद करने की सलाह दी थी। तो वो फॉर्मूले क्या थे? v1 डैश इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन, एक बार मैं फिर से फॉर्मूले लिख रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो इसी पर बेस्ड है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2। और यहाँ पे v2 डैश का जो फॉर्मूला था दैट वाज m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हैं ये वेक्टर में लगे हुए फॉर्मूले हैं। वेक्टर बोलने का मतलब क्या है? ये वेलोसिटीज हैं, ठीक है। ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में फॉर्मूले हैं। वेक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान के चलूंगा, मतलब उसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को मैं माइनस में लूंगा और इस डायरेक्शन को वेलोसिटी को मैं प्लस साइन के साथ यूज करूंगा इस फॉर्मूले के अंदर। अब देखो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? स्पेशल केसेस इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। अब वो केसेस क्या हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला केस नंबर 1 है कि अगर मान लिया मैंने m1 और m2 को बराबर कर दिया, मतलब अगर दोनों पार्टिकल्स बराबर मास के हैं तो आफ्टर कोलिजन उनकी स्पीड क्या होगी? तो मैं यहाँ पे v1 डैश की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? इसी ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, m1 और m2 की वैल्यू इक्वल कर दो तो देखो आप क्या होगा, ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। खाली मेरे पास ये आएगा और ये कितना आएगा? 2m2 की, अच्छा इसको मैं m मान लेता हूँ, m1 m2 बराबर है m मान लेता हूँ, तो 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये भी यही आ जाएगा इंटू v2, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? v1 डैश किसके बराबर आ गया? v2 डैश के बराबर आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली जब तुम v2 डैश निकालोगे तो v2 डैश किसके बराबर आ जाएगा? v1 के बराबर आ जाएगा। एंड v2 डैश किसके बराबर आएगा? v1 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट वाले पार्टिकल, मतलब मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, m1 की वेलोसिटी पहले v1 थी, m2 की वेलोसिटी पहले v2 थी, और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई और m2 की वेलोसिटी क्या हो गई? v2 डैश। तो ये v2 डैश किसके बराबर आया? v1 के बराबर आया, मतलब इसकी वेलोसिटी हो गई। और ये v1 डैश किसके बराबर है? v2 के बराबर है। इसका मतलब ये इसकी वेलोसिटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो पार्टिकल बराबर मास के रहेंगे और उनके बीच में हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होगा तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। इसका मतलब हुआ वेलोसिटीज विल गेट इंटरचेंज। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन will get interchanged, ठीक है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पे। वो एग्जांपल ये है, मान लिया 2 kg का मास है जो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक और 2 kg का मास है जो 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बॉल्स आफ्टर collision if collision is elastic।
अगर कोलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटीज ऑफ बॉल क्या होगा आफ्टर कोलिजन। तो मास यहाँ पे बराबर है, तो मैं बोलूँगा कि आफ्टर कोलिजन की पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी, इसकी वेलोसिटी 3 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी, इस वाले 2 kg की वेलोसिटी 5 हो जाएगी। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, वेलोसिटीज विल गेट इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 1, अगर मास बराबर है तो। अब देखो केस नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, इसमें केस लेते हैं कि मान लिया m1 की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है किससे, m2, मतलब m1 जो है बहुत भारी है m2 के कंपैरिजन। तो अब इसमें क्या होगा, फॉर्मूला देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले v1 डैश की वैल्यू लिखता हूँ, तो v1 डैश की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। तो वापस से मैंने वही फॉर्मूला देखा जो लिखा हुआ था। तो v1 डैश में अगर मैं m1 बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ, तो इस वाले फॉर्मूले में अगर m1 बहुत ज़्यादा है तो आप देखो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इस पूरे m1 माइनस m2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, m1। ठीक है, और इस m1 प्लस m2 को भी क्या लिख सकता हूँ, m1। ठीक है, और इस m1 प्लस m2 को क्या लिख सकता हूँ, m1। और ये m2 तो बहुत छोटा है और ये m1 बहुत बड़ा है, तो ये वाला जो फैक्टर होगा ये तो ज़ीरो को टेंड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये m1 तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब v1 डैश किसके बराबर आ गया, v1 के बराबर। तो आप याद रखना जो भारी वाला पार्टिकल होगा आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब वो एज सच रहेगी, v1 डैश इज इक्वल्स टू v1 वेक्टर। ठीक है, और v2 डैश देख लेते हैं, फिर से वापस से फॉर्मूले में जाते हैं। और v2 डैश में अभी यहाँ पे m1 बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, ये पूरा हो जाएगा माइनस m1 और ये क्या हो जाएगा m1। ठीक है, बात समझे। अब ये वाला फैक्टर देखो आप, ये चीज़ क्या है, ये m1 है तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये m1 रहेगा। ठीक है, तो ये 2m1 और नीचे ये वाला तो क्या हो जाएगा m1 पूरा, और ये वाला रहेगा 2m1, तो 2m1 अपॉन m1, ये वाला फैक्टर तो 2 रहेगा, तो ये वाला फैक्टर किस में बदल जाएगा, ये पूरा फैक्टर 2v1 वेक्टर में बदल जाएगा। और यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला क्या रहेगा, माइनस m1, और नीचे वाला प्लस m1, तो ये कट के माइनस आ जाएगा। तो क्या इफेक्टिवली v2 डैश क्या आएगा, 2v1 वेक्टर यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा माइनस v2 वेक्टर। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो आपको ये याद रखना अगर m1 बहुत भारी है तो उसकी वेलोसिटी तो नहीं चेंज होगी, लेकिन हल्के वाले पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बिगर मास माइनस उसका, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बिगर मास माइनस उसी का वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक एग्जांपल है कि एक हमारे पास 50 kg का ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और एक हमारे पास 20 ग्राम का ऑब्जेक्ट है जो 40 नहीं 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक, तो मुझे बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन। कोलिजन में यहाँ पे इलास्टिक ले रहा हूँ, तो क्या होगा 50 kg वाले की तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो 20 ही रहेगा। लेकिन ये जो 20 ग्राम का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बहुत भारी है इसके कंपैरिजन, तो ये जो 20 ग्राम का ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्टिकल विच इज़ 20 माइनस छोटे वाले की वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 10, तो क्या आ गया 40 माइनस 10 विच इज़ 30, तो ये इधर 30 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसके ऊपर एक एग्जाम्पल। अब केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 और केस नंबर 2 एकदम सेम है। इसमें मैं क्या ले लूँगा, m2 को बहुत भारी ले लूँगा, तो इसमें क्या होगा v2 डैश तो नहीं चेंज होगा, वो तो वही रहेगा, उसकी वेलोसिटी वही रहेगी, बट जो v1 डैश होगा हल्के वाले पार्टिकल की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा 2v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो इस पूरे केसेस को आप याद रखें, स्पेशल केसेस क्या क्या है, ऐसे पेपर में जनरली ऐसे क्वेश्चन आकर होते रहते हैं। हाय, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन, और जो लास्ट वीडियोस आई होप आपने देखी होंगी कोलिजन की, तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म इज गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड
and a small elastic ball falls on it at a speed of 5 meter per second. Find the height to which the ball will bounce after collision above the point of collision. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आपको। एक आपके पास हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म है इस तरीके से, ये हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म है, फ्लोर समझ सकते हो आप, ठीक है। और नहीं, प्लेटफॉर्म है, ये हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म है जो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और उसके बाद एक बॉल है जो उस पर गिर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, इलास्टिक बॉल है, ठीक है। तो ये नीचे 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है बॉल, इलास्टिक बॉल है, तो इसका मतलब कोलिजन कैसा है, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। आगे पूछा क्या है कि अच्छा ठीक है, जब ये बॉल गिरेगी जाके इस पे तो फिर वो वापस से बाउंस बैक होगी, तो वो वापस से बाउंस बैक होने पे कितने ऊपर तक जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो ना तो मुझे मास ऑफ बॉल गिवन है, तो मास ऑफ बॉल इज नॉट गिवन। तो यहाँ से क्या इंडिकेशन है कि ये पक्का स्पेशल टाइप ऑफ कोलिजन का क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। तो स्पेशल टाइप में कौन सी कैटेगरी, मास बराबर था और एक मास बहुत ज़्यादा एक मास बहुत कम, ये दो कैटेगरी थी हमारे पास। तो यहाँ पे मास तो इक्वल नहीं है, तो पक्का आप जानते हो मास ऑफ बॉल बहुत छोटा होगा किससे, मास ऑफ प्लेटफॉर्म से। तो हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी खुद ही कि यहाँ पे मास ऑफ प्लेटफॉर्म विल बी मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ बॉल। तो ये वाला मैं स्पेशल केस यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो जब भी हम ऐसा मास ऑफ प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा होगा तो जो बॉल की स्पीड होगी, मतलब जो लाइटर पार्टिकल की स्पीड होगी वही चेंज होगी, स्पीड प्लेटफॉर्म की चेंज नहीं होगी। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन की अगर मैं पिक्चर बनाऊंगा तो प्लेटफॉर्म तो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जाता हुआ दिखेगा क्योंकि उसकी स्पीड नहीं चेंज होगी। जो बॉल की स्पीड होगी वो कैसी हो जाएगी, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब बिगर पार्टिकल हैवियर पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ लाइटर पार्टिकल, वो तो बॉल है। अच्छा, इसको वेक्टर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब साइन को सही से यूज़ करेंगे। तो 2 इंटू, मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले रहा हूँ, 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल, पहले कितनी थी वेलोसिटी ऑफ बॉल, 5 मीटर पर सेकेंड, नीचे इसलिए उसको -5 बोल दिया। तो आ गया 20 + 5 विच इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, जब बॉल बाउंस बैक करेगी तो 25 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाने लगेगी, ठीक है। तो अब मुझे पूछ रहा है हाइट कितना होगा। तो जब भी कोई पार्टिकल यू स्पीड से फेंका जाता है ऊपर तो वो मैक्सिमम हाइट जो अचीव करता है वो होती है u² / 2g, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो आंसर विल बी 25 × 25 अपॉन 2 × g विच इज़ 10। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, इट विल बी 625/20 विच विल बी 31.5 मीटर, ठीक है। नहीं, ये 31.25 होगा, ठीक। तो यहाँ से ये मेरा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को देखना, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सारे कंसेप्ट को याद रखें, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट याद रखेंगे, ये कि अगर यू स्पीड से किसी बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया है तो जो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा वो कितनी होगी, h²/2g, ओ सॉरी u²/2g, ठीक है। A ball falls on a floor with a velocity u. If coefficient of restitution is e, then find the speed of ball just after collision. तो क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फ्लोर है जिस पर एक बॉल है जो u स्पीड से आ रही है और फ्लोर का जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो e है। तो आपको स्पीड बॉल की बतानी है आफ्टर कोलिजन क्या होगी, मैंने वो v मान लिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें e दिया होगा और वेलोसिटीज दी होंगी तो हम ऐसे क्वेश्चन में e की इक्वेशन यूज करेंगे। और e की इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लास्ट की वीडियोस में मैंने इस चीज़ को कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख लें अगर नहीं देखा है आपने। तो e की वैल्यू होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो e इक्वल्स टू, आप देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, बिफोर कोलिजन u स्पीड से फ्लोर को बॉल अप्रोच कर रही है तो मैंने नीचे लिख दिया u, और आफ्टर कोलिजन जो सेपरेशन वेलोसिटी है वो v है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया v। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू आ जाएगा e इंटू यू, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अच्छा,
इस रिलेशन को आप याद रखेंगे कि अगर फ्लोर पर कोई बॉल यू स्पीड से टकराती है तो आफ्टर कोलिजन कितनी स्पीड से ऊपर जाएगी, ई इंटू यू। ये वाला रिजल्ट आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखें। A particle of mass m1 moves with velocity u1 hits another particle of mass m2 moving with velocity u2. If collision is elastic then calculate velocities। अभी देखो क्या है क्वेश्चन में, एक पार्टिकल m1 है जो u1 वेलोसिटी से मूव करता है और दूसरा पार्टिकल m2 है जो u2 वेलोसिटी से मूव करता है। तो दोनों के बीच में कोलिजन हो जाता है, इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, मतलब E इक्वल्स टू 1 है। तो आपको कैलकुलेट कुछ पार्ट्स, 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे तो हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। मान लेता हूँ कि कोलिजन के बाद m1 की स्पीड हो जाएगी v1। तो v1 क्या लिखूंगा मैं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये हो जाएगा v1। ये मैंने लास्ट की वीडियोस में कवर किया हुआ है तो वहाँ पे आप जाके देख लेना। और v2 क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये पलट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। यहाँ पे u2 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लग गया। तो पहला पार्ट का आंसर तो ये हो गया। अभी सेकंड पार्ट में पूछा है रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1। तो ठीक है, अभी m1 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियली होगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर मैं फाइनल की बात करूं तो हाफ m1 v1 स्क्वायर। मैंने उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 मान रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये v1 की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो अगर रेशियो निकालोगे के आई इनिशियल अपॉन के आई फाइनल का, तो m1/2 कट जाएगा, इट विल बी u1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर। तो u1 स्क्वायर तो ऐसे ही रख दिया और v1 स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे आप यहाँ पे, हो जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से आंसर टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में बोला है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। अच्छा, थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से। तो डेल्टा के एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन। तो अब देखो यहाँ पे पहले मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ। आपको पता होगा कि दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, तो आंसर होगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन का स्क्वायर। ठीक है, कॉमन वेलोसिटी जो भी होगी वो होगी फाइनल मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वो कम होगी तो मैं ज़्यादा में से कम को घटाता हूँ। मतलब पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ से मैं इस वैल्यू को निकालूंगा, मतलब v की वैल्यू क्या होगी, लास्ट की वीडियोस में आपने पढ़ा होगा m1 u1, मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ सीधे, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये कॉमन वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो आप ये v की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। और फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यही कॉमन वेलोसिटी है। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर है। हाय, तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, दैट इज़ पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। तो इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट की वीडियोस में दे रखा है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में, वो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, देयर इज सम लॉस
ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कुछ ना कुछ लॉस होगा। अब देखो इसको केस वाइज कैसे समझते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास M1 एक बॉल है जो इनिशियली V1 से चल रही है, और M2 एक बॉल है जो इनिशियली V2 से चल रही है। ये तो बिफोर कोलिजन की पिक्चर हो गई जो मैंने ड्रॉ की है। अब मैं आफ्टर कोलिजन की पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये M1 है, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी V1 डैश हो जाती है, और ये M2 है, इसकी वेलोसिटी V2 डैश हो जाती है। ये कोलिजन पहले की बात है और ये कोलिजन के बाद की बात है। तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या बोलूँगा कि यहाँ से तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब क्या है, M1 जो है M2 को अप्रोच कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, V1 माइनस V2 से। ठीक। और इस वाले आफ्टर कोलिजन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात होगी, और वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, यहाँ पे V2 डैश ज़्यादा होगा V1 डैश से। तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 डैश माइनस V1 डैश। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला जो होता है E इज इक्वल्स टू दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू रख दूंगा जो कि V2 डैश माइनस V1 डैश है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू रखूंगा विच इज़ V1 माइनस V2। तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, V2 डैश माइनस V1 डैश इज इक्वल्स टू E टाइम्स V1 माइनस V2। तो ये एक इक्वेशन मैंने ऑब्टेन की है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन मुझे कहाँ से मिल जाएगी, मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो इनिशियली जो मोमेंटम रहा होगा सिस्टम का M1 V1 प्लस M2 V2, और जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रहा होगा दैट विल बी M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। तो ये सेकेंड इक्वेशन मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन से मिल गई। तो इन दो इक्वेशन के बेसिस पे, इन दो इक्वेशन से मैं V2 डैश और V1 डैश की वैल्यू निकालना चाहूँगा। मैं आपके सामने यहाँ पे डायरेक्टली V1 डैश और V2 डैश की वैल्यू लिख रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करके निकाल सकते हो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे V1 डैश और V2 डैश आपके सामने आ जाएगा। M1 माइनस ई M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये हो गया। अच्छा ये जो फॉर्मूला है ये वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में लिखा गया है। अब यहाँ पे आ जाएगा V1 वेक्टर प्लस यहाँ पे M2 इंटू 1 प्लस ई अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V2 वेक्टर। तो ये तो हो गया V1 डैश का फॉर्मूला जिसे आप अच्छे से याद रखें, बहुत यूज़फुल फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पे V2 डैश का फॉर्मूला लिखेंगे तो वापस से बस पलट देंगे जैसे हमने वहाँ पे इलास्टिक कोलिजन में किया था, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो M2 माइनस ई M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू यहाँ पे आपकी V2 वेक्टर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे M1 इंटू 1 प्लस ई अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 वेक्टर। तो ये दो फॉर्मूले जो हमने V1 डैश और V2 डैश के निकाले हैं पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें आप डायरेक्टली लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सब। हाय, तो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक दैट इज इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन इलास्टिक कोलिजन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। दूसरा पॉइंट है आफ्टर कोलिजन particles will stick together and moves with a common velocity. एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। फोर्थ पॉइंट ये है मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व। तो ये सारे पॉइंट्स आप इन इलास्टिक कोलिजन में याद रखेंगे, और जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है वो हम फिर से डिस्कस करते हैं। मान लिया मेरे पास M1 वॉल है जो V1 वेलोसिटी से चल रही है, और एक M2 बॉल है जो V2 वेलोसिटी से चल रही है।
ये बिफोर कोलिजन मैंने पिक्चर को प्लॉट किया हुआ है, और आफ्टर कोलिजन की पिक्चर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ M1 V1 डैश से चल रहा है और M2 V2 डैश से चल रहा है। ये आफ्टर कोलिजन की पिक्चर है हमारी, ये ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या करना है अपने को। अच्छा, ये आफ्टर कोलिजन, सॉरी, क्योंकि आफ्टर कोलिजन तो वो स्टिक कर जाएंगे, है ना। तो आफ्टर कोलिजन की पिक्चर कैसी होगी, M1 ऐसे, M2 ऐसे, ये दोनों ही एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे, वो मैं v बोल देता हूँ। लास्ट की अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो ये v क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये वाली वेलोसिटी, ये कॉमन वेलोसिटी से वो मूव कर रहे होंगे, ये आएगी कहाँ से, मोमेंटम कंजर्वेशन से आएगी। ठीक है, आप पहले सिस्टम का मोमेंटम लिख दो M1 V1 प्लस M2 V2, और फाइनली सिस्टम का मोमेंटम लिख दो, कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V। इन दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर दोगे आप तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये कॉमन वेलोसिटी होगा, कॉमन वेलोसिटी विद विच पार्टिकल्स विल मूव। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना हो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो कैसे निकालेंगे। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। अच्छा, ये जो हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात करते हैं, ये सिस्टम के लिए बात करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए कभी भी बात नहीं करते कोलिजन के अंदर। तो यहाँ पे हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस लिख रहे हैं, तो सिस्टम की जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ M1 प्लस M2 इंटू V कॉमन का स्क्वायर। ठीक है, तो V कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन, तो ये M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इफेक्टिवली। आप करके देख लेना। तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, अगर क्वेश्चन में आया है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने को, तो यहाँ से आप मॉडिफाई करके उसको लिख सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इन इलास्टिक कोलिजन बहुत सिंपल सा है। आप यही याद रखोगे कि आफ्टर कोलिजन पार्टिकल्स स्टिक हो जाएंगे, एक साथ चलने लगेंगे एक सिंगल एंटाइटी बनकर, और उनकी वेलोसिटी कॉमन होगी, विच इज़ M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस। अच्छा, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये जो वेलोसिटी है यही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं आए हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रही होगी वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल कॉमन वेलोसिटी होगी वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो कॉमन वेलोसिटी होगी वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल्स मूव करेंगे उनकी जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो सेंटर उन सिस्टम उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर रही होगी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं एक नया क्वेश्चन इस वीडियो में, एंड क्वेश्चन इज अ बॉल ऑफ मास ऑफ 3 kg moves with velocity 20 meter per second hits another ball of mass 2 kg moving with velocity 10 meter per second inelastically। तो आपको फाइंड करना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन क्या है, टोटल लॉस इन एनर्जी क्या है। क्वेश्चन समझ गए होगे आप। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इन इलास्टिक कोलिजन है, तो सबसे पहले आंसर टू द पार्ट नंबर 1 इज आंसर विल बी इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होगी, ये पार्ट नंबर 1 का आंसर होगा। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो सिस्टम में एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगा होगा, और वो हम कॉमन वेलोसिटी जानते हैं, v इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। तो सीधे यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हैं, M1 की वैल्यू है 3 और उसकी वेलोसिटी है 20, तो 3 इंटू 20 प्लस M2 की वैल्यू है 2 और उसकी वेलोसिटी है 10, तो 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 2 विच इज़ 5। तो यहाँ से आ जाएगा 60 प्लस 20 80 और 5, तो आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो 16 मीटर पर सेकेंड से वो सिस्टम मूव करने लगेगा। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या टोटल लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी लास्ट की वीडियो में मैंने इसे कवर किया हुआ है, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी आप निकालो।
तो पहले की काइनेटिक एनर्जी लिख लेता हूँ, हाफ इंटू m1 इंटू उसकी स्पीड का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू उसकी स्पीड का स्क्वायर। ये पहले की टोटल काइनेटिक एनर्जी है, माइनस हाफ इंटू m1 प्लस m2 विच इज़ 5 इंटू कॉमन वेलोसिटी 16, तो 16 का स्क्वायर 256। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 200 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 600 प्लस 100 माइनस ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 640, तो ये 700 माइनस 640 विच विल बी 60 जूल। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। हाय, तो डिस्कस करते हैं एक नया क्वेश्चन, और क्वेश्चन है अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट h with the coefficient of restitution is e, find the height to which ball will rise after rebound। तो एक प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, वहाँ पे मैंने बोला था कि आफ्टर, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। एक फ्लोर पे मैंने हाइट h से बॉल को ड्रॉप किया है, तो ये जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जिस वेलोसिटी से ये कोलाइड करेगा वो हो जाएगी, ये मान लिया v है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh, है ना। आप ये फॉर्मूला लगा के देख सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, u 0 होगा, ड्रॉप की गई है बॉल, एक्सेलेरेशन की वैल्यू g हो जाएगी और s की वैल्यू हो जाएगी h। ठीक है, तो यहाँ से जो जस्ट बिफोर कोलिजन बॉल की स्पीड आई है वो है √2gh। अच्छा, वो जब कोलाइड करने के बाद उठेगी, तो मैंने लास्ट की एक वीडियो में ये ऐसा क्वेश्चन एक डिस्कस किया है, तो उसमें इसकी स्पीड हो जाएगी e इंटू वी। तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी बॉल की, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, तो वो हो जाएगी ई वी, और v है √2gh। ठीक है, अब अभी एक नया क्वेश्चन बन गया कि अगर मैंने u वेलोसिटी से एक बॉल को ऊपर फेंका तो मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव करेगी, तो इसका आंसर होता है u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से फिर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया, u स्क्वायर बोले तो इस वेलोसिटी का स्क्वायर, इस वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e स्क्वायर इंटू 2gh अपॉन 2g। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा e स्क्वायर इंटू h। ठीक है, तो अच्छा, अब इस बात को आप याद रखोगे कि अगर कोई बॉल को फ्लोर से h हाइट से मैंने ड्रॉप किया है, तो वो आफ्टर कोलिजन कितनी हाइट तक रेज होगी, h डैश इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू एच। ई क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ फ्लोर। ठीक है, हाय, तो डिस्कस करते हैं एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v makes head-on collision with identical ball at rest. The kinetic energy of balls after the collision is 3/4 of the original. Find coefficient of restitution. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉल m मास की है जो v स्पीड से मूव कर रही है, जो कि हेड ऑन कोलिजन करती है एक आइडेंटिकल बॉल जो रेस्ट पर है इससे। तो जो काइनेटिक एनर्जी बॉल की हो जाती है आफ्टर कोलिजन वो 3/4 ऑफ द ओरिजिनल वन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो ये तो बात पक्की है कि ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है, या तो पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है, हाफ mv², और जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है सिस्टम की वो 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है विच इज 3/4 इंटू हाफ mv²। ठीक है, अब मैंने कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई मान लिया, ये मैंने मान लिया कि ये है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन मान के, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। पार्शियल इलास्टिक कोलिजन मान लिया मैंने, तो यहाँ पे अब आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो, मतलब v1 डैश की वैल्यू क्या थी वो देखो, v1 डैश, तो v1 डैश की वैल्यू को लास्ट की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने जब पार्शियल इलास्टिक कोलिजन वहाँ पे पढ़ाया था, तो वो थी m1, मैं वापस से लिख रहा हूँ, माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 वैक्टर प्लस m2 इंटू 1 प्लस ई
अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर। तो यहाँ से मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके v1 डैश की वैल्यू निकालता हूँ। तो m1 की वैल्यू m माइनस m2 की भी वैल्यू m, ई एम अपॉन यहाँ पे 2m इंटू v1 की वैल्यू v, और v2 की वैल्यू तो ज़ीरो है तो ये वाला फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया मैंने, 1 माइनस ई अपॉन 2 इंटू वी, ये आ गया मेरा v1 डैश। सिमिलरली अब मैं v2 डैश निकालूंगा, तो v2 डैश में अब जब मैं v2 डैश का फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे v2 आ जाएगा। तो v2 वो ज़ीरो होगा, तो पहला वाला फैक्टर ये ज़ीरो हो जाएगा, और दूसरा वाला फैक्टर आएगा लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। यहाँ पे आ जाएगा m1 इंटू वन प्लस ई अपॉन 2m, मैंने इसको डायरेक्टली लगा दिया है, इंटू v, तो ये हो जाएगा। तो v2 डैश की वैल्यू जो आ गई वो आ गए 1 प्लस ई अपॉन 2 इंटू वी। तो यहाँ पे मुझे v2 डैश मिल गया है, v1 डैश मिल गया है। ठीक है, चलो तो अब मैं सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी v2 डैश और v1 डैश के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 डैश का स्क्वायर, मास इक्वल है इसलिए ऐसा कर दिया। हाफ m1 v1 डैश की वैल्यू है 1 माइनस ई अपॉन 2 इंटू वी, तो ये इसका स्क्वायर प्लस हाफ m v2 डैश की वैल्यू है 1 प्लस ई अपॉन 2 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यही काइनेटिक एनर्जी फाइनल मैंने यहाँ पे निकाली हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ये। तो इसको मैं लिख लेता हूँ फिर से, 3/8 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3/8 mv स्क्वायर, और इन दोनों को अब इक्वेट करूँगा मैं। तो इक्वेट डायरेक्टली मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये m, ये सब m कट जाएगा, और ये 2 यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, और ये v स्क्वायर सब कट जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस ई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से सॉल्व करके ई की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो अब देखो इसको आप ना ओपन करो। अच्छा यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे, यहाँ ये वाला 2 का स्क्वायर, ये वाले 2 का स्क्वायर, तो ये 4 निकल के आएगा, तो ये 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सीधे ओपन करो तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e, और ये आ जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e इज इक्वल्स टू 3। ये 2e माइनस 2e प्लस 2e कट जाएगा, और यहाँ से आएगा 2 प्लस 2e स्क्वायर इक्वल्स टू 3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2e स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर।